देश भर में देखा जा रहा है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको क्या कहना है, कैसे आप देख रहे हैं उस सब के बावजूद पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखा जा रहा है मुंबई में तो पेट्रोल जो है 101 के करीब पहुंच गया है और जो है डीजल भी जो है 85-86 तक पहुंच गया है। तो कैसे आप देख रहे हैं जनता के ऊपर जो है दोहरी मार पड़ रही है, क्या कहना है? नहीं, जनता के ऊपर तो दोहरी नहीं, जनता के ऊपर तो कई तरह की मार पड़ रही है। मैं समझता हूं शायद हमारा देश ही एक ऐसा देश होगा और हमारे देश की ऐसी बेशरम सरकार होगी जो कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है और लोग दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं और गाड़ियों में ही मर जा रहे हैं। ऐसे समय में लगातार कीमतों का बढ़ते जाना, और कीमतें केवल एक नहीं, केवल ये पेट्रोल की और डीजल की बात नहीं, पेट्रोल आप ठीक करें 101 के पार हो गया तो हालत समझ सकते हैं कितनी भयानक हो गई है। हाँ। डीजल 90 के पार जा रहा है, 86 तो यही है, गाजियाबाद में ही है। तो ये जो स्थिति है लगातार, और डीजल के इतने रेट बढ़ने का मतलब यह है कि महंगाई का बढ़ना। पेट्रोल को तो एक बार कह सकते हैं कि पेट्रोल बढ़े तो शायद महंगाई पर उतना असर नहीं पड़े, पड़ता जरूर है, लेकिन फिर भी डीजल का कीमत बढ़ना, उसका असर महंगाई पे बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है। दूसरा, इसके साथ साथ में जो लगातार आप चीजें देख रहे हैं, चीजों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। जो सरसों का तेल है जो 60, 70 या 80 रुपए बिकता था, आज वो 200 के पार चला गया है। सरसों का तेल मैं समझता हूं तो बहुत जरूरी नहीं, किसको फायदा, सारा का सारा के सरकार जो है लोगों को नोच रही है, गिद्ध की तरह नोच रही है। और क्या कह सकते हैं इसको आप भाई, जिस समय आपको लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों को कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा पहुंचाओ, उनको कैश ट्रांसफर करो ताकि लोग खरीदारी कर सकें और ये जो इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया है ये चल सके। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, इसके विपरीत सरकार अपने खर्चे भी कम नहीं कर रही है, खर्चे भी उसके लगातार चल रहे हैं। और इस सबको करने के लिए सरकार लगातार कीमत बढ़ाई चली जा रही है, पेट्रोल की, डीजल की, तेल की, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो मैं समझता हूं इस सरकार ने तो यही सोच रखा है कि लोगों को जिस तरह से भी हो, गिद्ध की तरह, चील कौओं की तरह जिस तरह से नोच सकते हो उसको नोच लो, उसकी खून, उसकी हड्डियां, मांस, सब कुछ। टीका लगवा रहे हैं क्या सरकार के मतलब जो टीका लगवा रही तो क्या एहसान कर रही है क्या? और अभी तो टीका कुछ है ही नहीं। मतलब ये भी देश में, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण होगा कि पहले तो तुम बड़े फन्ने खा बन रहे थे, तुमने अपने यहां से दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमने 80 देशों को, 90 देशों को टीका दिया है, और अब भिखारी की तरफ टीका मांग रहे हो, भिखारी की तरह टीका मांग रहे हो, वो भी तुम्हें मिल नहीं रहा। ये स्थिति है। तो टीका है कहां जो लगेगा टीका, जिसमें ये सारी जो नौटंकी की जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए जो टीके के लिए किए गए हैं, कहां यूज हो रहा, उनका कैसे यूज हो रहा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि टीका ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि टीका ही नहीं है। और टीके के लेके भी जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो कर रहे हैं, मतलब एक अजीब सा तमाशा भी होना चाहिए कि केंद्र सरकार टीका लेकर उसकी कीमत खुद दे और स्टेट्स को दे कि भैया तुम लगवाओ। होना तो ये चाहिए टीके के लिए, लेकिन राज्यों को कह दिया भैया तुम टीका लगवाओ, तुम अपनी मर्जी से खरीदो, यो ग्लोबल टेंडर निकालो, कुछ भी करो, जैसा करना है तुम्हें करो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो टीका कहां लग रहा है? ये तो केवल लोगों को पूरी तरह से, मैं समझता हूं, निचोड़ा जा रहा है। इससे भयानक स्थिति मैंने समझता मैंने कभी देखी होगी इस देश में, मैंने क्या किसी ने भी देखी होगी जो स्थिति आज के तारीख। कोरोना की वजह से जो है इकोनॉमी डाउन गई, लोग जो है बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। अब तो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है नो वैकेंसी नो वैक्सीनेशन। तो आप कैसे इसको पूरे मसले को देखते हैं? इकोनॉमी जो है माइनस में 7.3 तक पहुंची, 40 साल में सबसे बुरा दो जो है दुनिया ने देखा। बीजेपी कह रही है कोरोना आ गया इसलिए सब हुआ। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है कि कोरोना आ गया उसकी वजह से हुआ। एक समय वो था कि जब शुरू हुआ था, मोदी जब आया था तब की बात थी। उस समय ये कहा गया था कि भैया जो भी कुछ हो रहा कि भाई मोदी के भाग्य से हो रहा। भाई अच्छी बात है अगर मोदी के भाग्य से कुछ अच्छा हो रहा,
तो इसे क्या माना जाए? ये मोदी के भाग्य से बुरा हो रहा है, इसे न माना जाए कि मोदी के भाग्य से? या जो भी कुछ अच्छा होगा वो तो मोदी की वजह से, और जो कुछ बुरा होगा वो जनता की वजह से होगा, ये माना जाए क्या? ये उसके भाग्य का नहीं। देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि बीजेपी और आरएसएस ये जिस तरह से मिलके अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी कमजोरियों को मीडिया में प्रचार करके छुपाते हैं और झूठ फैलाते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं और झूठ में सच्चाई को दबाने की जो कोशिश करते हैं, ये इनका ये इनकी घिनौनी चाल आज से नहीं है, ये बहुत समय पहले से लगातार चल रही है और अभी भी यही है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन हुई, तो कोरोना से पहले इकोनॉमी की क्या हालत थी जरा बताना? कोरोना से पहले जो इकोनॉमी की हालत थी, मैं समझता हूं उस समय इकोनॉमी की हालत यह थी कि दुनिया में, भारत में पिछले 45 साल में सबसे जो मतलब ज्यादा बेरोजगारी इस 2019 में थी, जिस समय तक कोरोना आया नहीं था। यह स्थिति सारे आंकड़े सबके सामने, कहीं ऐसा छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। ये जो लगातार डाउन है, और मैं ये मानता हूं कि ये बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है, लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है, लोगों की कमर तोड़ी जा रही है पैसे से, और लोगों को शिक्षा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। आज की तारीख में आप देखिए, जब सरकार के सारे डिपार्टमेंट खुल सकते हैं, सरकार चल सकती है, सब कुछ हो सकता है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल सकता है, हर कुछ हो रहा है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते? लेकिन स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, परीक्षाएं बंद, सब कुछ बंद, और जैसे चाहो इसको, जो बच्चों की शिक्षा उसका जो करना चाहो कर दो। बेड़ा गर्क तो किया ही जा चुका है, निजीकरण के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। तो ये सब कुछ जानबूझ के, खूब रैलियां, इलेक्शन खूब हुए, रैलियां आप देखें ना, इलेक्शन खूब हुआ, कुंभ हो सकता है, इलेक्शन हो सकते हैं, मंदिर बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज नहीं होंगे, दवाई नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे। क्या कहना है? यूपी में चुनाव होने वाला है, बीजेपी किस मुद्दे के साथ जाएगी? हिंदुत्व का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि यूपी के अंदर अभी जो है प्रक्रिया चल रही थी, कहा जा रहा था कि संघ और जो है बीजेपी है बड़ी नाराज है योगी जी से, और योगी जी ने विजय जन्मदिन पर उन्हें जो है बधाई तक नहीं दी योगी को, और अभी जो है नमामि गंगे का जो पोस्टर आया है उसमें से जो है योगी जी ने मोदी जी का फोटो हटा दिया है। तो जो नूरा कुश्ती चल रही है जो आपस में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नौटंकी है और कुछ नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की नौटंकी। ये एक तरीका है उनका कि भाई इस तरह से ये सब कुछ किया जाए ताकि लोगों को ये लगे नहीं भाई संघ वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, संगठन वाले कर रहे हैं, पार्टी भी सब कुछ कर रही है, और ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। क्या अकेला योगी जिम्मेदार है? मोदी जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, मोहन भागवत जिम्मेदार नहीं है। जो भी स्थिति घटी है इसके लिए संघ भी उतना ही जिम्मेदार है, बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार है, और इनके बाकी संगठन भी सब उसी तरह से जिम्मेदार हैं। तो कहां यह है स्थिति? तो ये सब एक नौटंकी है। रही बात इसकी क्या लेके जाएंगे, मैं समझता हूं जो सर्वे आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के साथियों ने सर्वे कराया है, जिसमें एक लाइव टीवी का भी सर्वे है, एक आप उसका देखेंगे ललन टॉप का भी सर्वे है, और एक DS4 वालों ने भी सर्वे कराया है। हर एक में, ललन टीवी वाले में 81% से लेकर 71% लोग कह रहे हैं कि किसी हालत में बीजेपी नहीं आ सकती। अगर आप उसको देखेंगे DS4 का, तो उसमें 93% लोगों का कहना है कि मतलब किसी हालत में नहीं आ सकती है। कई लोगों का तो कहना यह है कि जमानत जब्त हो जाएगी, यह स्थिति है। और उसका आप उसका देखेंगे आप, हिंदुत्व का कार्ड चलेगा उनकी बात नहीं, हमेशा ही वो चलेगा, हिंदुत्व का ही कार्ड चलेगा। और हो सकता है जैसे पहले पुलवामा में हत्याकांड करवाया गया, पुलवामा में सैनिकों को शहीद किया गया, बिहार के चुनाव से पहले जो आप देखेंगे लेह लद्दाख में जो हुआ, हो सकता है भैया शहीदों की बलि चढ़ा दी जाए, शहीदों को, मतलब जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे सैनिक हैं सीमा पर, कहीं ना कहीं उनको भी शहीद करा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए, और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में और आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं देखिए, मैं नहीं जानता कि विपक्ष की क्या तैयारी है, कुछ भी करें, पर जनता के सामने एक बड़ी अजीब, बड़ी भयानक स्थिति है। जनता निश्चित रूप से यह सोचेगी कि भाई जो बीजेपी को हराने के लिए, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन यही जनता मार खा जाएगी। क्योंकि पिछला इतिहास, पिछले 30 साल का, 25 से 30 साल का आप देख लीजिए जनता का यूपी में क्या रहा है। समाजवादी पार्टी से लोग परेशान हुए
तो भैया इसको मायावती जी को वोट दे दो, बीएसपी को वोट दे दो। बीएसपी से 5 साल में परेशान हुए तो भैया इसको दे दो, समाजवादी पार्टी को दे दो। फिर समाजवादी से परेशान हुए तो जो भैया बीजेपी को दे दो। मतलब आप इनको परेशान हो रहे हो तो इनको दे दे रहे हो, इनको परेशान हो रहे हो तो इनको दे दे रहे हो, लेकिन घूम फिर के उन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता है। और हकीकत यह होती है कि चुनाव से ठीक पहले जो कुछ विधायक, जो कुछ नेता इस पार्टी में हैं, वो इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं। मतलब यह है कि हिर फिर के वही सारे के सारे लड़ते हैं और जनता के हाथ क्या पड़ता? कुछ नहीं, कुछ भी जनता को नहीं मिलता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी सरकार वो भी नाकामयाब, जो समाजवादी पार्टी की सरकार वो भी नाकामयाब, और जो बीजेपी की सरकार है वो भी नाकामयाब नकारा सरकार साबित हुई है। सब कुछ सब लोगों के सामने है। और जहां तक इनका के उसमें जो है भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार एक पार्टी में 1 रुपए में काम होता, दूसरी पार्टी में 2 रुपए में हो रहा, और बीजेपी में वही काम 5 रुपए में हो रहा। यह हालत चल रही है, भ्रष्टाचार का यह हाल है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि जनता को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को यह सोचना है, बीजेपी को तो हराना ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी का नंगा चेहरा आपने देख लिया, और किस तरह से आपकी मौत पे वो शांत बैठी रही। आपको ना दवा दिला सकी, ना डॉक्टर दिला सकी, ना बेड दिला सकी, ना अस्पताल दिला सकी, और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिला सकी। ऑक्सीजन का 250-300 रुपए का सिलेंडर आपने 50,000 रुपए में खरीदा, 55,000 रुपए में खरीदा, 90,000 रुपए तक में खरीदा। जो दवाइयां हैं, जो 1,000 रुपए की दवाई है, 1,500 रुपए की दवाई है, वो 30-30, 50-50,000 रुपए में खरीदनी है, सबके सामने है। तो बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं, इसको तो हराना ही है। लेकिन सोचना यह है कि इसको हराना है, पर देना किसको है? क्योंकि तुम्हारे सामने सबका अनुभव है। ये सारे के सारे जो अनुभव हैं, ये सारे इनको ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। अन्यथा तुम बीजेपी को हरा दो, कोई बात नहीं, बीजेपी को हरा दिया, लेकिन तुम जिसको भी जिताओगे, ये जो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। क्योंकि ये सारे के सारे वही लोग हैं, सपा वाले, बसपा वाले। जब नोटबंदी आई तब ये चुप रहे, ये वही लोग हैं। जिस समय सीए एनआरसी का मामला चला तब ये चुप रहे, जिस समय मॉब लिंचिंग हो रही तब ये चुप रहे, जब सीए एनआरसी के उसमें दिल्ली दंगे हुए और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके आज तक भी 2000 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूसा गया, तब भी ये लोग चुप रहे। और इसके साथ साथ अब जब ये कोरोना काल चला, लोग मर रहे हैं, तब भी ये लोग चुप हैं। तो ऐसे लोग, और क्यों चुप है? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर कुछ भी होगी तो मोदी सरकार आपकी जो फाइलें उन्हें खोल देंगे, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इस दौरान जो है, अगर देखें समाजवादी पार्टी फिर भी थोड़ा सक्रिय है, लेकिन मायावती, बीएसपी तो बिल्कुल शांत है। ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे गठबंधन की सरकार चल रही है, बिल्कुल शांत है। सिर्फ जो है ट्विटर पर 1-2 ट्वीट किया और जो है मीडिया को थोड़ी बहुत बाइट दे दी, अपना जो है खाना पूर्ति वाला काम चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की एक बड़ी नेता है, मायावती तो बिल्कुल शांत है, क्या लाचारी है? नहीं, मैंने तो बहुत पहले कह दिया, मायावती जी जो है इस समय जो बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे करेंगे, लगातार वो कर रही हैं। क्या डर है ये भी सब लोगों को मालूम है कि क्यों डर है, क्या कहानी है। लेकिन हकीकत यही है कि वो बीजेपी के इशारों पर इस समय काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। बीजेपी की टीम की तरह ही काम कर रहे हैं, बहुत सीधा सा है, जो उनके वक्तव्य में उससे साफ जाहिर होता है। दूसरी बात, जिस समाजवादी पार्टी की बात करो, समाजवादी पार्टी भी क्या कर रही है? उनके जो कुछ लोग हैं, जो बहुत सक्रिय लोग हैं, बस वही कहीं प्रदर्शन थोड़ा बहुत कर देते हैं, कहीं 20, 50, 100, 200, 50, 500 लोग लेके वो प्रदर्शन कर देते हैं। बाकी लीडरशिप क्या कर रही है? मैं नहीं मानता कि कुछ वो लीडरशिप है कुछ कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि भैया किसान आंदोलन चला, और किसान आंदोलन में जो 26 जनवरी के बाद में जो घटनाक्रम बदला, और उस समय जब महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिस समय राकेश टिकैत जी, उनको जिस तरह से घेरा गया और उनके आंसू निकला, और उसके बाद जो सारा बदलाव हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पलटा, उसके बाद में जो किसान पंचायत उत्तर प्रदेश में हुई है, तो जयंत चौधरी जी के साथ में जो किसान पंचायतें अखिलेश यादव जी ने अटेंड किया, वो तो एक अलग बात है। अन्यथा उसके अलावा क्या किया है? उसके अलावा मुझे बताइए कि कोई काम किया हो? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा कुछ काम किया है। जिस तरह से उन्हें अटैक करना चाहिए था, जिस तरह से वो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जिस तरह से हमलावर होना चाहिए था, सड़क पे निकलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, ऐसी लड़ाई मुझे तो दिखाई नहीं। आप बताओ, आप लोग क्या ऑप्शन दें? नहीं, देखिए ऑप्शन बहुत सीधा सा है।
हम ऑप्शन देंगे, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, लोग जानते हैं, सबको मालूम है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपने इन सबको बसपा इनसे कोई गठबंधन नहीं, बिल्कुल देखिए, बसपा से तो गठबंधन होने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब चुप भी बैठी है और समाजवादी पार्टी किसी तरह से लोगों से गठबंधन करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही, लोगों को जोड़ने की कोई बात ही नहीं कर रही, तो ठीक है, उन्हें जो कर रहे हैं वो उनकी बात है, और ये आगे वक्त बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे किया जाएगा। अभी भतेरा काफी समय है, उस समय की क्या परिस्थिति होगी उस समय देखेंगे, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो भी जनहित में होगा, उत्तर प्रदेश के पब्लिक के हित में होगा, वो निर्णय हमारी पार्टी लेगी, और हमारी पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जिस तरह के सामाजिक समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबका ध्यान रखते हुए और अच्छे, ईमानदार और कर्मठ लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनको जिम्मेदारी देगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे साथ में जुड़िए और उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव लाएंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, सबको देखा हुआ, फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं, बीजेपी को देख लिया, सपा को देख लिया, बीएसपी को देख लिया, आपके किसी काम के नहीं है, समय पर बोलते नहीं है, और बीजेपी वाले तो बिल्कुल लोगों का नरसंहार करने में तुले हुए हैं। यह स्थिति है। तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और उत्तर प्रदेश में एक बदलाव लाइए। योगी जी को हटा पाएंगे आपकी बात? 100% योगी जी का तो कहीं मतलब ही नहीं है। योगी जी और ये जो सारे, मुश्किल से 8% लोग इनके साथ में उत्तर प्रदेश में। आज सर्वे करा लीजिए, आप इंडिपेंडेंट सर्वे करा लीजिए, 8% से ज्यादा इनके पास में लोग नहीं है जिनकी बात आप कर रहे हैं। तो बाकी जो 90 से 92% जनता है, वो तो इनके विरोध में है। वो इन्हें निश्चित रूप से न केवल हराएगी, बल्कि इन्हें तबीयत से सबक सिखाएगी इस बार। अच्छा, जिस तरीके से जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी यूपी में, तो आप यूपी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम के कार्ड से वो कैसे बचे? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत सीधा से कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड वो निश्चित रूप से खेलेगी। और अगर आप देखें तो छुटपुट घटनाएं हो भी रही। ये छुटपुट घटनाएं जो हैं, जैसे अभी कल की बात है, हरियाणा की बात है, कल परसों की हरियाणा की बात है, उसमें जो करनी सेना के कोई है, वो जो जिस तरह से मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, और वहां पे एक व्यक्ति की जिस तरह से हत्या की गई है नौजवान की, और उस हत्या को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमने मारी, जिसने जो करना कर लो, और घर में घुस के मारेंगे, वो जो सारी चीजें हैं। और इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह और हुआ है। तो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो निश्चित रूप से चल रहे हैं, और काशी और मथुरा का वो भी आप देखेंगे मामला, उसको भी हवा दी जा रही है, उसको भी लगातार किया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम तो उनका मेन मुद्दा, उन्हें मालूम है कि इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। पर मैंने जो आपको बताया, हिंदू मुस्लिम के अलावा यह भी हो सकता है कि किसी भी तरह से जो हमारी सेना है, जो हमारे फौजी हैं, वो जो सैनिक है हमारे, उन्हें भी मरवाया जा सकता है। वो भी एक भावना जो है, देशभक्ति की भावना, या इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा सकता है कि ताकि लोग उस राह में बह जाएं। ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या दलित और मुस्लिम में भी वो करा जा सकता है? नहीं, दलित और मुस्लिम के बीच में भी दरार डालने की जो कोशिश है, वो एक कोशिश हुई है। जिस तरह से अभी एक घटना घटी है, उस घटना में कानपुर में जिस तरह से कहा गया है कि जो एक दलित समाज के व्यक्ति की बारात निकल रही थी, और जो मुस्लिम समाज के मोहल्ले से जब वो निकली, तो वहां पे उसको रोकने की कोशिश, रोका गया, और बताया गया है कि वो ओबीसी के जो समर्थक हैं, ओबीसी की पार्टी के लोग हैं, जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने ये रोका है। तो मैं नहीं मानता कि मुस्लिम में और दलित में या बहुजन में कहीं कोई किसी तरह का फर्क है, या उनकी एकता में कहीं कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है। वो पूरी तरह से जो इकट्ठे हैं। लेकिन अगर ओबीसी के लोग या ओबीसी की पार्टी के लोग इस तरह की कर रहे हैं, तो ये एक बीजेपी की एक घृणित साजिश हो सकती है कि इस तरह से माहौल बनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्योंकि उसके बाद में जिस तरह से अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया, वो भी हो सकता है। और यह भी है कि जो दलित समाज की और मुस्लिम समाज की, या बहुजन समाज की और मुस्लिम समाज की पूरी एकता जो बनी है, उस एकता को भी तोड़ने का प्रयास एक हो सकता, कुछ भी हो सकता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.